अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी जस्सू। पहाड़ पर एक छोटा सा गांव है, जानकीपुर। यहीं रहते हैं यशोदानंद जी, देश के नामी विद्वान और जाने माने लेखक। पर गांव के लोग उन्हें जसोदा बाबू कहकर बुलाते हैं। बहुत सी किताबें लिखी हैं जसोदा बाबू ने, जिनमें अपनी धरती और लोगों के बारे में नई नई बातें हैं। लोग पढ़कर चकित होते हैं। जसोदा बाबू की प्रतिभा और विद्वता की प्रशंसा करते हैं। देश विदेश के लोग जसोदा बाबू को अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए आदर से आमंत्रित करते हैं। जसोदा बाबू शुरू में देश विदेश में बहुत घूमे। उनके भाषणों की धूम मची, पर इधर कई वर्षों से उन्होंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया है। कोई अपने यहां आमंत्रित करता है तो अक्सर चिट्ठी में लिखते हैं, क्षमा करें, मुझे तो अपने गांव जानकीपुर में रहना ही अच्छा लगता है। यही मेरी साधना भूमि है। यहाँ के लोगों में बड़ी सरलता है। अब जितना भी जीवन बाकी है इन्हीं के बीच गुजरेगा। जानकीपुर के लोग हैरान होते हैं। जसोदा बाबू के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और भी जाने किन किन देशों से निमंत्रण पत्र आते हैं कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। पर जसोदा बाबू विनम्रता से इनकार कर देते हैं। चिट्ठी में लिख भेजते हैं, मेरे विचार मेरी किताबों में हैं, आप उन्हें पढ़ लें, पर जानकीपुर से तो मैं एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। जानकीपुर में जसोदा बाबू का सारा दिन या तो वहां के लोगों के साथ बातें करने घूमने फिरने में बीतता है, या फिर आदर्श पाठशाला में बैठे बच्चों को पढ़ाने और लिखाने पढ़ने में। वे कहते हैं, यही मेरा स्वर्ग है। यहां बैठकर जितने अच्छे विचार मन में आते हैं और मैं जितना काम कर लेता हूं उतना कहीं और हो ही नहीं सकता। अक्सर दूर दूर से लेखक पत्रकार जसोदा बाबू से मिलने के लिए जानकीपुर चले आते हैं। जसोदा बाबू बड़े प्यार से उनसे बातें करते हैं और जानकीपुर की कथा सुनाते हैं। साथ ही ये भी कि जानकीपुर का ये नाम कैसे पड़ा। कोई 100-125 साल पहले इस गांव का नाम था बड़खेड़ा। तब इस गांव में एक विद्वान आए, जानकी शरण जी। उन्हें ये गांव इतना सुंदर और मनोरम लगा कि वे यहीं बस गए। उन्होंने गांव के लोगों को पढ़ाने के लिए एक पाठशाला भी खोली, आदर्श पाठशाला, जिसमें दूर दूर के गांव के बच्चे आकर पढ़ा करते थे। इनमें कई पढ़ लिखकर बहुत ऊंचे उठे, दूर दूर तक गए। आज भी वो पाठशाला यही है। जानकी बाबू की याद में ही इस गांव का नाम रखा गया जानकीपुर। जानकी शरण जी के बाद इस पाठशाला के प्रधान आचार्य थे अयोध्यानाथ जी। वही मेरे गुरुदेव थे, जिनके जाने के बाद उनके अधूरे काम को पूरा करने का जिम्मा मेरा है। इसलिए जितना समय मिलता है उतना स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगाता हूं। खुद भी सीखता हूं और नई नई किताबें लिखता हूं। जसोदा बाबू मुस्कुराकर ये कथा सुनाते हैं। ये तो रही जानकीपुर गांव की कथा की बड़खेड़ा गांव का नाम कैसे खुद ब खुद जानकीपुर पड़ गया। दूर दूर से, देश विदेश से अब इसी नाम से चिट्ठियां आती हैं। जाने कहां कहां से लोग जानकीपुर को ढूंढते हुए यहां चले आते हैं। मगर खुद जसोदा बाबू की कथा, क्या जसोदा बाबू के जीवन की भी कोई छिपी हुई कथा है? नहीं तो भला इस गांव से उन्हें इतना मोह कैसे हो गया? सवाल सुनकर जसोदा बाबू अक्सर हंसकर टाल जाते हैं, लेकिन कभी कभार मूड में हो तो वे ये कहानी सुनाने लगते हैं। एक दर्द भरी कहानी, जिसे सुनाते हुए जसोदा बाबू के चेहरे पर अक्सर उदासी की छाया तैरने लगती है। बहुत पहले, यही कोई 8 वर्ष पहले, इसी जानकीपुर में रहता था जस्सू। वो अक्सर मैली कमीज और फटा पजामा पहने भेड़ बकरियां चराता दिखाई पड़ जाता। बहुत कम उम्र रही होगी तब उसकी, यही कोई 7-8 बरस की। लेकिन इस उम्र में ही वो अनाथ हो गया था। पहले मां गुजरी और उसके थोड़े अरसे बाद ही पिता भी चल बसे। घर में मिट्टी की दीवारें और कंगाली के सिवा कुछ न था। क्या खाए कहां रहे, जस्सू की समझ में कुछ नहीं आता था। बस माँ बाप का प्यार याद करके वो रोता, दिन भर रोता ही रहता। जस्सू का चाचा अवधू भी था उस गांव में। उसका छोटा सा खेत था।
साथ ही भेड़ बकरियां भी पालता था। जस्सू को भूख से बेहाल दर दर भटकते देखा तो उसने कहा, तुम सुबह शाम 2 रोटी मेरे यहां खा लिया करो, लेकिन बदले में तुम्हें ये भेड़ बकरियां चरानी पड़ेंगी। साथ ही चेतावनी भी दे दी, काम से जी न चुराना, नहीं तो कान पकड़कर उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। अगले दिन से जस्सू भेड़ बकरियां चराने जाने लगा। अक्सर भेड़ बकरियां अपने रास्ते चलती जाती और पीछे पीछे जस्सू। बस कोई भेड़ बकरी किसी गड्ढे में गिरने को होती या किसी गलत रास्ते पर पड़ जाती तो वो उसे संभाल लेता। हर वक्त ध्यान से वो भेड़ बकरियों को देखता रहता और पुचकार कर अपना प्यार जताता। धीरे धीरे सभी भेड़ बकरियां उससे ऐसी हिल मिल गई जैसे उसके दोस्त हो। जस्सू ने सबके अलग अलग नाम रख दिए थे और उन नामों से पुकारते ही वे दौड़कर चली आती। इससे जस्सू का दुख थोड़ा कम हो गया। उसे लगता अपना अकेलापन बांटने के लिए उसे बहुत से दोस्त मिल गए। लेकिन तो भी जब जब माँ बाप की याद आती, उनका प्यार याद आता, उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। इसी तरह काफी समय बीत गया। एक दिन जस्सू भेड़ बकरियां चराता हुआ अपनी राह जा रहा था तो उसे बस्ता और तख्ती लिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए कुछ बच्चे दिखाई पड़े। उन्हें देखकर जस्सू सोचने लगा, काश आज मेरे भी माँ बाप होते तो मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने जाता। उसी समय जस्सू को लगा जैसे उसके पैर जादू से किसी खास दिशा में खिंचते जा रहे हैं। उसने भेड़ बकरियों को घेर कर उसी रास्ते पर घुमा लिया जिधर बच्चे जा रहे थे। जस्सू अपनी भेड़ बकरियों के साथ उसी दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो उसी स्कूल के पिछवाड़े जा पहुंचा। बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ने लगे। वे सब मिलकर वर्णमाला याद कर रहे थे, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, घा से घड़ी। जस्सू को याद आया उसके पिता भी इसी तरह उसे कभी कभी वर्णमाला सिखाया करते थे। तब उसे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर आज जाने क्या बात थी कि बच्चों की आवाजें सुनकर उस पर भी जैसे कोई जादू मंतर सा हो गया। उसका मन हुआ कि वो दौड़कर स्कूल के अंदर चला जाए और उन बच्चों के साथ बैठकर खुद उनके साथ स्वर मिलाकर दोहराने लगे, का से कबूतर, खा से खरगोश। आज उसे सारी बातें फीकी लग रही थी और का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, घा से घड़ी, ये स्वर उसे ऐसे मीठे लग रहे थे जैसे माँ कोई प्यारी प्यारी लोरी या गाना गाया करती थी। बीच बीच में मास्टर जी की आवाज भी सुनाई पड़ती थी। कोई बच्चा गलत बोलता या उनके सवाल का जवाब न दे पाता तो वे प्यार से उसे टोकते और सही उत्तर बता देते। बीच बीच में वे हंसकर बच्चों से बातें करते थे और कोई छोटी सी मजेदार कहानी भी सुनाते थे। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी उन्होंने सुनाई थी चूहे बिल्ली की, कि कैसे सारे चूहे मिलकर बिल्ली के गले में घंटी बांधना चाहते थे। कहानी इतनी मजेदार थी और मास्टर जी इतने प्यारे ढंग से उसे सुना रहे थे कि स्कूल के पिछवाड़े बैठा जस्सू उसे सुनकर जोर से खिलखिला उठा और भेड़ बकरियां उसे चौंक कर देखने लगी थी। अब तो जस्सू का ये रोज का नियम ही बन गया था। वो भेड़ बकरियों को उसी दिशा में मोड़ देता जिधर स्कूल था और स्कूल के पिछवाड़े बैठा बच्चों और मास्टर जी की आवाजें सुनता रहता। कभी वर्णमाला याद करने की आवाजें, कभी गिनती और पहाड़े याद करने की आवाजें, कभी कभी बच्चों की आपस की लड़ने झगड़ने की आवाजें, और कभी सबकी एक साथ हंसी और मजाक सुनकर एक आध दफा तो जस्सू भी हंस पड़ता। सच तो यह था कि उसके कान इन आवाजों को सुनने के लिए तरसते थे। सबसे अधिक उसे प्रभावित किया था मास्टर जी के व्यवहार ने। उसे यह भी पता चल गया था कि मास्टर जी का पूरा नाम अयोध्यानाथ है और वो बहुत विद्वान है। दूर दूर तक उनका नाम है। जस्सू को हैरानी होती कि इतने विद्वान हैं मास्टर जी, लेकिन जरा भी घमंड नहीं। इतने सरल के बच्चों को हमेशा हंसाते रहते हैं और खेल खेल में ही पाठ याद करा देते हैं। काश मैं भी इसी तरह स्कूल जाकर मास्टर अयोध्यानाथ जी से पढ़ पाता। जस्सू सोचता और सोचते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। वो अपने दुर्भाग्य को याद करके रोने सुबकने लगता। मन ही मन बुदबुदाता, मैं अभागा हूं, मेरी ऐसी किस्मत कहां। तो भी जस्सू ने एक निर्णय लिया था, वो मास्टर अयोध्यानाथ जी से ही पढ़ेगा। स्कूल के अंदर नहीं जा सकता तो क्या, स्कूल के बाहर बैठकर ही अपनी पढ़ाई करेगा। मास्टर जी जो जो पाठ पढ़ाएंगे वो बाहर बैठा बैठा याद करता रहेगा।
उसने मन ही मन मास्टर अयोध्यानाथ जी को गुरु मानकर प्रणाम किया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उस दिन के बाद सचमुच उसे बाहर बैठे बैठे अपने पाठ बहुत अच्छी तरह याद होते जाते। उसने पूरी वर्णमाला याद कर ली, 100 तक गिनती और 20 तक पहाड़े भी। लिखने में उससे मुश्किल आती थी, लेकिन जो भी बात एक बार सुनता उसे झट याद हो जाती। फिर लिखने के लिए न खड़िया थी न चाक, जमीन पर लकड़ी से लकीरें खींच खींच कर वो किसी तरह काम चलाया करता। फिर भी उसे लगता कि वो भी अब मास्टर जी का शिष्य हो गया है और इसी स्कूल का विद्यार्थी है। उसका काम है सुबह से शाम तक पढ़ना। भेड़ बकरियां मजे से आसपास चरती रहती और जस्सू अपनी पढ़ाई में लगा रहता। उसे कहीं से एक फटी हुई पोथी मिल गई थी। उसी की मदद से वो जमीन पर लकड़ी के लकीरें खींच खींच कर क से ख लिखता, गिनती और पहाड़े लिखता। एक दिन जस्सू इसी तरह अपनी पढ़ाई में लगा था कि उसे मास्टर अयोध्यानाथ जी की आवाज सुनाई पड़ी। वे बच्चों से 19 का पहाड़ा पूछ रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, 19 निम्मा कितने होते हैं? बच्चा चुप। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे से पूछा। पूरी क्लास में कोई बच्चा नहीं बता सका। मास्टर जी ने दुखी होकर कहा, कितनी खराब बात है। कल मैंने तुमसे कहा था 19 का पहाड़ा याद करके आना, लेकिन तुम में से किसी ने याद नहीं किया। कोई नहीं बता सका कि 19 निम्मा कितने होते हैं। मास्टर जी इसी तरह दुख और क्रोध से मिले जुले स्वर में बोल रहे थे। तभी अचानक उन्हें सुनाई पड़ा, 171। 19 निम्मा 171। मास्टर जी बुरी तरह चौंके। कौन बोल रहा है, कौन? उन्होंने इधर उधर निगाहें घुमाई, मगर सब बच्चे चुप। मास्टर जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अभी अभी कोई बोला था या उनका भ्रम था? आवाज कहां से आई थी? इतने में एक बच्चे ने कहा, मास्टर जी, जस्सू। ये जस्सू की आवाज थी। मास्टर अयोध्यानाथ चौंके। जस्सू? कौन जस्सू? क्या कह रहे हो तुम? मास्टर जी, वही जो स्कूल के पिछवाड़े बैठा बैठा जमीन पर लकड़ी से लिखता रहता है, वही जस्सू। सुनते ही मास्टर जी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वे उसी समय स्कूल से निकले और घूमकर स्कूल के पिछवाड़े जा पहुंचे। पीछे पीछे क्लास के कुछ बच्चे भी। वहां मास्टर जी ने जो कुछ देखा, उस पर एक क्षण के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। एकदम मैली फटी कमीज, फटा पजामा पहने एक बच्चा जमीन पर पालथी लगाकर बैठा था। लकड़ी से खोद खोद कर जमीन पर वर्णमाला, गिनती और पहाड़े लिख रहा था। मास्टर जी को पास आते देख वो लड़का चौंक उठा और उठकर खड़ा हो गया। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल था, गर्दन झुकी हुई थी। मास्टर जी प्यार से उससे कहा, तुम ही जस्सू हो ना? तुम्हारा नाम ही जस्सू है? बच्चे ने हां में गर्दन हिलाई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। तुम भी स्कूल में पढ़ोगे जस्सू? पढ़ना चाहते हो? मास्टर जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तभी जस्सू एक गई फूट फूट कर रो पड़ा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। मास्टर जी ने उसी समय जस्सू को छाती से लगा लिया, कहा, तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? कुछ देर बाद जस्सू थोड़ा सहज हुआ तो उसे चाचा की याद आ गई और अपने हालात भी। बोला, मास्टर जी, मेरे माता पिता नहीं है, चाचा हैं। वे नहीं चाहते मैं पढ़ूं लिखूं। वे चाहते मैं उनकी भेड़ बकरियां चराता रहूं। मेरे पास फीस के पैसे भी नहीं है। चिंता न करो, मैं मिलूंगा तुम्हारे चाचा से, मास्टर जी ने कहा। उसी दिन मास्टर अयोध्यानाथ जस्सू के चाचा अवधूत से जाकर मिले। कहा, यह लड़का लायक है, पढ़ लिख गया तो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन करेगा। वो तो ठीक है मास्टर जी, पर मैं गरीब आदमी हूं, भला इसकी फीस का इंतजाम कहां से करूंगा? अवधू ने अपनी लाचारी बताई। इसकी चिंता न करो भाई, इसकी फीस के पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से दिया करूंगा। ऐसा लायक बच्चा अनपढ़ रह जाए, ये तो पूरे जानकीपुर गांव का अपमान है। बस अगले दिन से जस्सू का उस स्कूल में दाखिला हो गया और जस्सू इतना खुश हुआ, इतना कि मानो उसके जीवन का बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। अक्सर फटे कपड़े पहने वो स्कूल जाता, पैरों में जूते भी नहीं होते। हालात बुरे थे, लेकिन चेहरे पर बुद्धिमत्ता की चमक थी। जो भी सवाल मास्टर जी पूछते, झट जवाब दे देता। उस साल वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। फिर 5वीं में आसपास के सारे स्कूलों में उसका पहला नंबर था। उसे सरकारी वजीफा मिलने लगा। 8वीं में पूरे जिले में वो प्रथम आया। हाई स्कूल में पूरे बोर्ड में उसका तीसरा नंबर था। आगे की पढ़ाई के लिए मास्टर अयोध्यानाथ जी ने उसे बनारस भेज दिया। वहां यूनिवर्सिटी में उसने ऊंची पढ़ाई की। वहीं उसकी लेख और किताबें छपने लगी थी
दूर दूर तक उसका नाम फैलता गया। एक एक कर उसने बहुत सी किताबें लिखी, उन पर बड़े बड़े इनाम मिले, लेकिन हर बार मास्टर अयोध्यानाथ जी के पास आकर उनके चरणों में बैठकर वो कहता, मास्टर जी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका दिया है। आपने उस दिन जस्सू के सिर पर हाथ फेरकर उसके हृदय में ज्ञान का जो दीपक जलाया था, ये उसी का प्रकाश है। सारी दुनिया जिसे यशोदा नंदन के रूप में जानती है, वो असल में तो वही आपका जस्सू ही है। एक दिन जस्सू यानी यशोदानंद को पेरिस में कला पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। उनके व्याख्यान की सबोर धूम मची। पूरी दुनिया से आए विद्वानों ने कहा, हमें पता नहीं था भारत में कला को लेकर इतना ऊंचा चिंतन हुआ है। यशोदानंद खुशी खुशी पेरिस से अपने गांव जानकीपुर लौटा। वो जल्दी से जल्दी मास्टर अयोध्यानाथ जी के पास जाकर यह बताना चाह रहा था कि दुनिया में भारत का नाम कितना ऊंचा उठ रहा है। लेकिन जैसे ही वो जानकीपुर लौटा, उसे पता चला मास्टर अयोध्यानाथ उसे छोड़कर जा चुके। वे अपने शिष्य जस्सू के लिए 2 पंक्तियों का एक छोटा सा पत्र छोड़ गए। प्रिय जस्सू, जानकी बाबू के अधूरे काम को जितना आगे मैं बढ़ा सका मैंने किया। अब ये जिम्मा तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। बस उसी दिन जस्सू को अपने जीवन की मंजिल मिल गई। उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब सारा जीवन जानकीपुर में ही रहना है, और गुरुजी ने जो ज्ञान का दीपक जलाया था, वैसे दीपक जगह जगह जलाने हैं। इतनी कथा सुनाकर जसोदा बाबू चुप हो जाते हैं और अपनी कल्पना में दूर, बहुत दूर भविष्य के पार देखने लगते हैं। इसके आगे न जसोदा बाबू कुछ बोल पाते हैं और न उनसे सवाल पूछने वालों के लिए ही कुछ कहना बाकी रह जाता है।